प्रश्न 1। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सामरिक सफलता नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक पहल थी। इसने जमीन, हवा और समुद्र में बेहद सटीक, समन्वित सैन्य कार्यवाही के लिए भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया। विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द। उत्तर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई 2025 को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने एक संतुलित व तीनों सेनाओं की प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया, जिसमें सटीकता, व्यावसायिकता और उद्देश्य का समावेश था। भारत की जवाबी कार्यवाही संतुलित योजना और खुफिया नेतृत्व वाले दृष्टिकोण पर आधारित थी, जिसने सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन न्यूनतम अतिरिक्त क्षति के साथ संचालित हो। इस सफलता का केंद्र एकीकृत कमान और नियंत्रण रणनीति थी। जमीन, हवा और समुद्र में किया गया यह ऑपरेशन भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच तालमेल का एक सहज प्रदर्शन था। भारतीय वायुसेना ने नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस जैसे लक्ष्यों पर बेहद असरदार हवाई ऑपरेशन किए। स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली आकाश और पिकोरा और OSA-AK जैसे विरासत प्लेटफॉर्म को एक स्तरीय रक्षा ग्रिड में प्रभावी ढंग से तैनात किया गया था। भारतीय सेना ने कंधे से दागे जाने वाले MAN, PADS और LLAD गन से लेकर लंबी दूरी की SAM तक की कई तरह की प्रणालियां तैनात की। एक समग्र नेटवर्क बल के रूप में काम करते हुए नौसेना के MiG-29 के लड़ाकू जेट और प्रारंभिक हवाई चेतावनी हेलीकॉप्टरों से लैस अपने करियर बैटल ग्रुप CBG को तैनात किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को विफल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सामरिक सफलता नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक पहल थी। इसने जमीन, हवा और समुद्र में बेहद सटीक, समन्वित सैन्य कार्रवाई के लिए भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया। प्रश्न 2। खाद्य निर्यात क्षेत्र का भारत की विदेशी मुद्रा आय में महत्वपूर्ण योगदान है। इस संदर्भ में खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहलों का उल्लेख कीजिए। 150 शब्द। उत्तर। खाद्य निर्यात भारत की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये विदेशी मुद्रा के प्रमुख स्रोतों में से एक है। खाद्य निर्यात किसानों के नए आय के स्तर में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे तक पहुंच के माध्यम से ग्रामीण विकास और उत्थान में मदद करता है। खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहलें। 1. कृषि निर्यात नीति AEP 2018। निर्यात बास्केट और गंतव्यों में विविधता लाना, उच्च मूल्यवर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देना तथा स्वदेशी, जैविक, पारंपरिक और गैर पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। 2. वित्तीय सहायता योजनाएं FAS। निर्यात अवसंरचना विकास, गुणवत्ता सुधार और बाजार विकास के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। 3. निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना योजना TIES। निर्यात से संबंधित अवसंरचना के लिए अनुदान सहायता, जिसमें सामान्य अवसंरचना सुविधाओं का विकास शामिल है। 4. बाजार पहुंच पहल MAI योजना। भारत के निर्यात को लगातार बढ़ावा देने के लिए विभिन्न एजेंसियों को अनुदान सहायता प्रदान करके बाजार विकास गतिविधियों को शुरू करने में मदद करना। 5. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA भारत से कृषि उत्पादों, बाजरा सहित के निर्यात को बढ़ावा देता है और बाजार की आसूचना, गुणवत्ता प्रमाणन और निर्यात संवर्धन सेवाएं भी प्रदान करता है। पृष्ठ संख्या 74। कुरुक्षेत्र पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 3। ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग अपनाने से जुड़ी चुनौतियों का वर्णन कीजिए। 250 शब्द। उत्तर। ई-कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी
इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री करना, ये डिजिटल माध्यमों से संपन्न होती है। ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग आधुनिक व्यापार की रीढ़ बन चुके हैं, किंतु इनका सफलतापूर्वक उपयोग करना कई चुनौतियों से भरा होता है, विशेषकर विकासशील देशों में। 1. तकनीकी ढांचे की कमी। कई क्षेत्रों में इंटरनेट की गति धीमी है या कनेक्टिविटी अस्थिर रहती है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को स्थिर नेटवर्क और सुरक्षित पेमेंट गेटवे की आवश्यकता होती है, जो ग्रामीण या पिछड़े क्षेत्रों में बड़ी बाधा है। 2. साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता। ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी, फिशिंग अटैक जैसी समस्याएं उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए चिंता का विषय हैं। डिजिटल मार्केटिंग में भी उपभोक्ता की निजी जानकारी की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। 3. डिजिटल साक्षरता की कमी। अनेक छोटे व्यापारी और उपभोक्ता डिजिटल तकनीक का उपयोग करने में असमर्थ हैं। उन्हें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल्स की समझ नहीं होती। 4. भाषाई एवं सांस्कृतिक बाधाएं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स और विज्ञापन अधिकतर अंग्रेजी या शहरी भाषा में होते हैं, जिससे ग्रामीण और गैर अंग्रेजी भाषी उपभोक्ताओं के लिए इन्हें समझना कठिन हो जाता है। 5. बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा। डिजिटल मार्केटिंग की पहुंच आसान है, लेकिन इसके कारण प्रतिस्पर्धा अत्यधिक बढ़ गई है। छोटे व्यवसायों के लिए अपने उत्पादों को प्रमुखता दिलवाना कठिन हो गया है। निष्कर्षतः ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग व्यापार के लिए अवसर लेकर आए हैं, परंतु इन्हें प्रभावी ढंग से अपनाने हेतु तकनीकी, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। प्रश्न 4. भारत में फसल अवशेष प्रबंधन हेतु स्थानीय प्रबंधन तकनीकों का वर्णन कीजिए। 150 शब्द। उत्तर: फसल अवशेष प्रबंधन वो प्रक्रिया है जिसके तहत खेतों में बची हुई फसल की अवशेष सामग्री जैसे कि तना, पत्तियां, भूसी, डंठल आदि को सही तरीके से नष्ट करने या उपयोग में लाने की विधियां अपनाई जाती हैं। मल्चिंग मिट्टी को कटाव से बचाता है, नमी बनाए रखता है, खरपतवारों को दबाता है और पोषक तत्वों से मिट्टी को समृद्ध करता है। नो टिल खेती, बिना मिट्टी को उल्टे पलटे बीज बोना, जिससे नमी संरक्षित रहती है और कटाव कम होता है। हैप्पी सीडर खड़ी पराली में ही बिना जलाए बीज बोने की सुविधा देता है और नमी को संरक्षित रखता है। स्ट्रिप टिल खेती, केवल संकीर्ण पट्टियों में जुताई की जाती है और बाकी खेत में पराली की परत यथावत रहती है। रोटावेटर अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर उपजाऊपन बढ़ाते हैं। कवर फसलें, भूमि को ढकने वाली फसलें मिट्टी को समृद्ध करती हैं और भविष्य में मल्च के रूप में उपयोग की जा सकती हैं। फसल चक्र, विभिन्न फसलों के क्रमिक उत्पादन से कटाव कम होता है, पोषक तत्वों की कमी नहीं होती और मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर होता है। प्रश्न 5. वर्तमान में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके पीछे के निहित कारणों पर चर्चा कीजिए। 250 शब्द। उत्तर: मानव वन्यजीव संघर्ष आज भारत सहित पूरे विश्व में एक गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक समस्या बन चुकी है। आए दिन हाथियों, बाघों, तेंदुओं आदि द्वारा मानव बस्तियों पर हमलों की खबरें सामने आती हैं, जिससे जान माल की हानि होती है। वर्ष 2023-24 में मानव हाथी संघर्ष के कारण होने वाली मौतों में 36% की वृद्धि हो गई है। वर्ष 2023 में मानव हाथी संघर्ष के कारण 629 लोगों की, जबकि मानव बाघ संघर्ष के कारण 82 लोगों की मृत्यु हुई है। पृष्ठ संख्या 75। 1. वनों की अंधाधुंध कटाई। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि विस्तार के कारण जंगलों का निरंतर क्षरण हो रहा है। इससे वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास सीमित हो गया है और वे भोजन व पानी की तलाश में मानव बस्तियों की ओर रुख करते हैं। 2. मानव आबादी का वनों की ओर विस्तार। जनसंख्या वृद्धि के चलते लोग
कृषि, बसावट एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए वनों के समीप या भीतर रहने लगे हैं, जिससे वन्य जीवों के साथ सीधा टकराव होता है। 3. प्राकृतिक संसाधनों की कमी। जलवायु परिवर्तन, सूखा और जल स्रोतों के सूखने के कारण वन्य जीवों को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मानव क्षेत्रों में आना पड़ता है। 4. अवैध शिकार और तस्करी। जानवरों के निवास क्षेत्रों में मानवीय दखल और अवैध शिकार से उनकी जीवन शैली प्रभावित होती है, जिससे वे आक्रामक हो जाते हैं। 5. पर्यटन का दुष्प्रभाव। अनियंत्रित पर्यटन और सफारी गतिविधियां वन्य जीवों को तनावग्रस्त करती हैं, जिससे वे मानवों पर आक्रमण करने को मजबूर हो जाते हैं। निष्कर्षतः मानव वन्यजीव संघर्ष एक जटिल समस्या है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का परिणाम है। इसके समाधान हेतु समुदाय आधारित संरक्षण, सुरक्षित गलियारे और संवेदनशील विकास नीतियां अपनाना आवश्यक है, ताकि मानव और वन्य जीव दोनों शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकें। प्रश्न 6. वनों का डायवर्जन क्या है? इसके संभावित लाभ क्या हैं? चर्चा कीजिए। 150 शब्द। उत्तर: वनों के डायवर्जन का अर्थ है किसी विशेष उद्देश्य जैसे सड़क निर्माण, बांध, खनन, उद्योग या अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के लिए वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग में परिवर्तन करना। भारत में ये प्रक्रिया भारतीय वन अधिनियम 1980 के अंतर्गत नियंत्रित होती है। भारत ने 2023-24 में गैर वनीय गतिविधियों के लिए लगभग 29,000 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन को मंजूरी दी है, जो एक दशक में सबसे अधिक है, और ये आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 66% अधिक है। पिछले दशक 2014-15 से 2023-24 में चौंका देने वाले 1,73,397 हेक्टेयर वनों का डायवर्जन किया गया। वन डायवर्जन के संभावित लाभ। 1. आर्थिक विकास। विकास परियोजनाएं जैसे उद्योग, सड़कें, रेलवे, बांध आदि अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, जिससे जीडीपी में वृद्धि होती है। 2. सामाजिक लाभ। बुनियादी ढांचे के विकास से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और परिवहन। 3. रोजगार के अवसर। परियोजनाओं में निर्माण और संचालन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। 4. ऊर्जा उत्पादन। जल विद्युत परियोजनाओं, थर्मल पावर प्लांट आदि से ऊर्जा उत्पादन होता है, जो औद्योगिक और घरेलू जरूरतों को पूरा करता है। वन डायवर्जन के साथ ये भी आवश्यक है ताकि इसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन यानी EIA, पुनर्वनीकरण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। प्रश्न 7. पर्यावरण प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो मानव को शारीरिक और आर्थिक दोनों रूपों से प्रभावित करता है। व्याख्या कीजिए। 250 शब्द। उत्तर: पर्यावरण प्रदूषण आज मानव समाज के समक्ष एक गंभीर संकट के रूप में खड़ा है। वायु, जल, ध्वनि और मृदा प्रदूषण जैसे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जिससे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल होता है। वायु प्रदूषण सबसे खतरनाक रूपों में से एक है। वाहनों, उद्योगों और पराली जलाने जैसी गतिविधियों से निकलने वाले हानिकारक कण PM2.5, PM10 श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर और हृदय रोगों की संभावना बढ़ जाती है। जल प्रदूषण से दूषित पानी पीने के कारण हैजा, डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं, जो विशेष रूप से बच्चों और वृद्धों के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। ध्वनि प्रदूषण लगातार तेज आवाजों के संपर्क में रहने से मानसिक तनाव, नींद की कमी, उच्च रक्तचाप और सुनने की क्षमता में कमी आती है। पृष्ठ संख्या 76। मृदा प्रदूषण के माध्यम से जहरीले रसायन
खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कैंसर जैसी जटिल बीमारियों की संभावना बनती है। इन स्वास्थ्य समस्याओं का आर्थिक प्रभाव भी गहरा होता है। इलाज पर भारी खर्च, कार्यक्षमता में कमी और नौकरी या शिक्षा से वंचित होना आर्थिक स्थिति को बिगाड़ता है। गरीब और कमजोर वर्ग इसके सबसे बड़े शिकार होते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि पर्यावरण प्रदूषण न केवल मानव शरीर को रोगग्रस्त करता है, बल्कि समाज की उत्पादकता और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। इससे निपटने के लिए सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा और जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। इसी दिशा में भारत सरकार द्वारा मिशन लाइफ की शुरुआत भी की गई है, ताकि पर्यावरण को मानव जीवन का हिस्सा बनाया जा सके। प्रश्न 8, भारतीय दर्शन में पर्यावरण संरक्षण के निहितार्थों की चर्चा कीजिए। 150 शब्द। उत्तर, भारतीय दर्शन प्रकृति को केवल संसाधन नहीं, बल्कि पूजनीय और सह अस्तित्व का आधार मानता है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों और अन्य ग्रंथों में प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। वेदों में पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश को पंच महाभूत कहा गया है, जिनके बिना जीवन असंभव है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अथर्ववेद। ये मंत्र पृथ्वी को मां के रूप में देखता है, जिससे उसका शोषण नहीं बल्कि संरक्षण करने की प्रेरणा मिलती है। उपनिषदों में ईशावास्यम इदम सर्व की भावना के तहत हर जीव में ईश्वर का वास माना गया है, जिससे जीव जंतुओं, वृक्षों और नदियों के प्रति भी करुणा और उत्तरदायित्व का भाव उत्पन्न होता है। जैन और बौद्ध दर्शन में अहिंसा केवल मानव तक सीमित नहीं, बल्कि सभी प्राणियों और प्रकृति के तत्वों तक विस्तारित है। गांधी जी का सादा जीवन, उच्च विचार और प्रकृति के साथ संतुलन का सिद्धांत आज भी पर्यावरणीय संकट के समाधान में मार्गदर्शक हो सकता है। अतः भारतीय दर्शन पर्यावरण को संरक्षित करने की गहन चेतना प्रदान करता है, जो आज के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। पृष्ठ संख्या 77।